हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी पतंग उड़ाइए, मिठाइयाँ खाइए और साथ ही पढ़ाई भी कीजिए। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगला भाग देखेंगे। आज के पोर्शन में मैं आपको कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हम लोग कुछ अभिक्रियाएं पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन आज हम इस तरह का प्रश्न बनाएंगे कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, जो कि सी डबल बॉन्ड ओ पर आधारित है ना, या कुछ अलग तरह की डिफरेंट रिएक्शंस भी हैं। तो आज का हमारा प्रश्न बनेगा निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। संघनन का मतलब होता है कि दो अणुओं का मिलना और फिर उससे कोई नया यौगिक बनाना। ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो समान या असमान कार्बोनिल यौगिक, देखिए समान कार्बोनिल यौगिक मतलब क्या, जब दो समान कार्बोनिल यौगिक, दो समान कार्बोनिल यौगिक, समान कार्बोनिल यौगिक का अर्थ ये होता है, देखिए कार्बोनिल यौगिक वो है जिनमें ये वाला समूह पाया जाता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। और चूंकि हम लोग अभी एल्डिहाइड और कीटोन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो दो समान कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है कि या तो आप दो एल्डिहाइड की क्रिया करा दो, है ना, या दो कीटोन्स की क्रिया करा दो, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन, या फिर क्या, दो असमान कार्बोनिल यौगिक, दो असमान कार्बोनिल यौगिक। असमान कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या होगा कि एक तो होगा आपका एल्डिहाइड और एक होगा हमारा कीटोन, है ना। तो जब दो समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन जिनके अंदर उपस्थित होता है, आप सभी जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, क्रियात्मक समूह के बिल्कुल पास वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बात की CH3CHO की, यानी ये है एसिटाल्डिहाइड, तो ये तो है आपका क्रियात्मक समूह, ठीक है। इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल संघनन की कंडीशन है कि जब दो समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो NaOH या BaOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिकृत होते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं, और जो नया यौगिक बनता है उस यौगिक को हम बोलते हैं एल्डोल। लेकिन जब वो नया यौगिक बन चुका होता है तो उसके अंदर क्या क्या आपको दिखाई देता है, या तो एल्कोहल और एल्डिहाइड के गुण आपको नजर आएंगे, या फिर उसमें एल्कोहल और कीटोन के गुण नजर आएंगे। कीटोन समूह इस तरह का होता है, एल्कोहल और एल्डिहाइड या एल्कोहल और कीटोन के गुण आपको नजर आएंगे। तो ये पूरा इसकी लैंग्वेज है। एक बार फिर से सुनिए कि एल्डोल संघनन का आंसर आप कैसे लिखोगे कि जब दो समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो NaOH या BaOH का होल ट्वाइस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिकृत होकर एक यौगिक बनाते हैं जिसको एल्डोल कहते हैं, और उस एल्डोल में एल्कोहल या एल्डिहाइड अथवा एल्कोहल या कीटोन के गुण उपस्थित होते हैं। क्लियर बिल्कुल। अब हम इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें दो समान एल्डिहाइड्स की, ठीक है। दो समान एल्डिहाइड का मतलब हम दो CH3CHO की क्रिया करवाते हैं। देखना सारे रिएक्शंस ध्यान से। CH3CHO एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं की हमको क्रिया करवानी है ना, तो बन जाएगा आपका एल्डोल। अब कैसे बनेगा देखें, पहले वाले CH3CHO को आप ऐसे लिखिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये एसिटाल्डिहाइड है। दूसरे वाले में क्या करना है, CH3 को ऐसे खोल के लिख देना है ना। तो ये हो गया आपका CH3CHO। ये दोनों ही क्या है, इन दोनों के ही नाम है एसिटाल्डिहाइड, दोनों ही एसिटाल्डिहाइड है। इसकी क्रिया कराते हैं अपन NaOH या BaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ क्रिया करवाते हैं। तो पता ही क्या होता है कि ये OH जो है ना, ये OH ये यहाँ आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये उठ के यहाँ इसके नीचे लग जाएगा। तो हमको सामने कैसे लिखना है, देखिए
CH3C, ऊपर H, नीचे डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड नीचे आया, नीचे आ गया आपका OH, ये OH जो है वो नीचे आया और सामने आ जाएगा C के ऊपर नीचे HH और CHO, है ना। तो ये जो यौगिक है इसमें देखो आपको किस किस के गुण नजर आ रहे हैं, अल्कोहल का गुण और एल्डिहाइड, है ना, या तो अल्कोहल या एल्डिहाइड या अल्कोहल और कीटोन। तो अगर कहीं भी एक जगह आपने कीटोन लिया तो ऑब्वियसली कीटोन का आपको गुण नजर आएगा, परंतु यहाँ दो एल्डिहाइड्स की क्रिया करवाई है इसलिए एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड आपको दिखता है। इसका नाम क्या होना चाहिए, वैसे तो हम इसको एल्डोल कह सकते हैं लेकिन फिर भी इसका नाम होगा, देखो एक क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, तो क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा और उसके पास वाला बीटा, है ना, और बीटा पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड इसका पूरा नाम होगा, क्योंकि बीटा पे OH समूह है और 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन और एल्डिहाइड समूह लास्ट में लगता है। तो ये हो गया आपका 2 समान एल्डिहाइड्स की क्रिया। अब मैं आपको 2 समान कीटोन की क्रिया बताती हूँ। कीटोन यानी एसीटोन, CH3 COCH3 एसीटोन का पहला अणु प्लस CH3 COCH3 एसीटोन का ये दूसरा अणु। अब इनको भी हम कैसे लिखेंगे, तो पहले एसीटोन को हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, प्लस दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे CH3 को ऐसे खोल के लिखना है आपको और सामने लिखना है COCH3 और उपस्थिति किसकी होगी यहाँ पे, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब क्या होगा देखो कि ये जो OH है और ये जो बॉन्ड है ये उठ के आ जाए आपका यहाँ पे ऐसे, तो कैसे लिखेंगे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH3 और सामने डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड उठ के आ जाएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा OH, ये OH यहाँ और सामने क्या होगा C, इसके ऊपर नीचे HH, यहाँ CO, यहाँ CH3, है ना। अब ये जो एल्डोल बना है इसका नाम भी एल्डोल ही होता है, परंतु इसका आयुर्वेद नाम कैसे लिखेंगे हम, देखो एक क्रियात्मक समूह के पास वाला अल्फा उसके पास वाला बीटा, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी और बीटा पे मैथिल भी है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मैथिल और 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंटेन, तो पेंटेनॉन या पेंटेन टू ऑन भी बोल सकते हैं, जो नंबर आएगा ना इस पे 1 2 पेंटेनॉन, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मैथाइल पेंटेनॉन या हम इसको सिर्फ एल्डोल भी कह सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको समीकरण दोनों समझाए हैं ये एल्डोल संघनन के अंतर्गत आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम में दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करके आए। अगर आपको रिएक्शन पूछते हैं एग्जाम में कि एल्डोल संघनन को समझाइए तो आप उसका पूरा आंसर लिखेंगे कि जब 2 समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिकृत होकर एक नया यौगिक बनाते हैं जिसको हम एल्डोल कहते हैं और उसके अंदर या तो अल्कोहल या एल्डिहाइड या अल्कोहल और कीटोन के गुण प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं 2 असमान कार्बोनिल यौगिक की। देखो ये दोनों एल्डिहाइड थे, ये दोनों कीटोन थे। अब अपन जब 2 असमान कार्बोनिल यौगिक लेते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल नाम हम यूज करेंगे, हम उसको कहेंगे क्रॉस एल्डोल। इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल मतलब कि डिफरेंट टाइप का एल्डोल, यानी जब 2 असमान कार्बोनिल यौगिक भाग लेते हैं तो क्या करें अपन, पता है, एक तो ले लेते हैं CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड और एक ले लेते हैं CH3COCH3 मतलब कि एसीटोन। एक एसिटाल्डिहाइड और एक एसीटोन की क्रिया हम आपस में देखते हैं। तो कैसे क्रॉस एल्डोल होगा, देखिए पहले वाले को अपन कैसे लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH। पहले वाले को लिखने का तरीका हमेशा ये होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप को आपको या कीटोन ग्रुप में डबल बॉन्ड O को क्लियर दिखाना है, C डबल बॉन्ड O प्लस क्या होगा सेकंड वाले में, इसमें इसको हम ऐसे खोल देंगे, है ना, ये हो गया CH3COCH3, है ना। क्या होगा, इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH या BaOH के गोल्ड वाइज से, ठीक है ना। अब आगे क्या क्रिया होगी, देखिए यहाँ हो जाएगा CH3CH
ये दोनों हो जाएंगे नीचे, यहाँ पे नीचे ये हो जाएगा OH, फिर सामने C, ऊपर नीचे HH, CO, CH3। ठीक है, ये बन गया आपका एल्डोल, क्योंकि ये क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या होता है कि जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दो अलग अलग टाइप के कार्बन यौगिक भाग लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? एल्डोल तो होगा 100%, इसको हम एल्डोल ही कहेंगे। लेकिन IUPAC नाम, ये क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के पास वाला अल्फा, उसके पास वाला बीटा, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 5 पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनॉन। तो एक तरह से मैंने आपको क्रॉस एल्डोल और एल्डोल दोनों रिएक्शंस क्लियर समझा दी। और यदि एग्जाम में स्पेशली आता है कि क्रॉस एल्डोल लिख के बताओ, तो आपको ये वाला समीकरण देना है। ये अभिक्रिया हो गई बिल्कुल कंप्लीट। अब हम अगली अभिक्रिया देखते हैं। एल्डोल संघनन के बाद में अगली अभिक्रिया आती है कैनिजारो अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया का नाम होगा कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप वाले समूह पर आधारित है। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया की खास बात यह है कि यह अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड देते हैं, है ना। बात याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड यह क्रिया देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड यह अभिक्रिया देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ये वाली अभिक्रिया बिल्कुल नहीं देते हैं। देखिए इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है, मैंने भी समझाया ना कैसे कि क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा, और अल्फा के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं कार्बन पे वो अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन कैनिजारो अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड देते हैं। तो कौन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड? एक तो होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, है ना। एक तो होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और एक होता है बेंजल्डिहाइड। इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होते। कैसे? ये क्रियात्मक समूह वाले पास, क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके ऊपर जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अगर क्रियात्मक समूह के बिल्कुल पास में हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी ना है। इसी प्रकार से जो बेंजल्डिहाइड है आपका, इसको तो अपन ऐसे लिखते हैं बेंजीन रिंग और CHO, तो इसमें भी कहीं से कहीं तक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो कैनिजारो रिएक्शन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड देते हैं। और क्या होता है इसमें कि जब दो एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, मतलब जो भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है उसके दो अणुओं की क्रिया जब NaOH के साथ में कराते हैं तो एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और एल्डिहाइड के दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु, और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं अपन NaOH के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु हैं और इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के एक अणु का तो हो जाता है ऑक्सीकरण और एक अणु का हो जाता है अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होगा तो वो तो बदल जाएगा सोडियम फॉर्मेट में, है ना। क्या नाम है इसका? सोडियम, और आगे हम लिखेंगे फॉर्मेट। ये तो बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट। और जो फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा अणु है उसमें क्या हो जाएगा? वो मेथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। देखिए कैसे, C, इस C के साथ में समझ लो CH3 और ये OH हो गया। कैसे हुआ ये? CH3 हुआ और OH, तो वो तो बन गया आपका मेथेनॉल। बचा क्या? HCOON, है ना, HCOON, सोडियम फॉर्मेट। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुनो कि कैनिजारो अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड देते हैं, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड देते हैं। तो जब किसी एल्डिहाइड के दो अणुओं की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एल्डिहाइड के एक अणु का तो ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है। ऑक्सीकरण के रूप में सोडियम फॉर्मेट बनता है और अपचयन के रूप में मेथेनॉल बनता है। अगर सेम क्रिया में आपको बेंजल्डिहाइड वाली दिखाऊं तो देखिए क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पे आप ये भी ले सकते हो, बेंजल्डिहाइड के हमने दो अणु लिए, C6H5 CHO के दो अणु, इसके
की क्रिया करा दो NaOH के साथ में, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये होगा कि एक तो बन जाएगा C6H5COONA, मतलब एक तो बन जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट, एक तो बनेगा सोडियम बेंजोएट, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH, बेंजिल अल्कोहल बोलते हैं इसको, है ना, बेंजीनॉल बोल सकते हैं, बेंजिल अल्कोहल भी इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाइए, बहुत इजी रिएक्शन है। बेंजिल डिहाइड के दो अणु की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो C6H5COON, है ना, ये तो बन गया आपका C6H5COON, C6H5COON सोडियम फॉर्मेट पर सोडियम बेंजोएट बन गया। अब C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल, तो ये हुई हमारी कैनी-जारो अभिक्रिया कंप्लीट। ठीक है, तो एल्डोल संघनन कैनी-जारो अभिक्रिया में डिफरेंस भी पूछते हैं कि एल्डोल संघनन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि क्या कारण है, लिख लेना कॉपी में आप लोग, यही इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि क्या कारण है फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कैनी-जारो अभिक्रिया तो देता है, फॉर्मेल्डिहाइड कैनी-जारो अभिक्रिया तो देता है, पर एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता। क्यों? क्या जवाब दोगे कि कैनी-जारो अभिक्रिया सिर्फ वे ही एल्डिहाइड्स दे सकते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन होते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन विहीन होता है, इसलिए वो कैनी-जारो अभिक्रिया दे पाता है, जबकि एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। फॉर्मेल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अच्छा, अगर उल्टा पूछ लें कि जो एसिटाल्डिहाइड है आपका CH3CHO, वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया तो देता है लेकिन कैनी-जारो अभिक्रिया नहीं देता है, अब क्या जवाब होगा, हम ये बताएंगे कि जो एसिटाल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है, इस कारण ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया दे सकता है, जबकि कैनी-जारो अभिक्रिया केवल वो ही एल्डिहाइड देते हैं जो इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इस कारण वो कैनी-जारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये दो क्वेश्चंस और आप लोग अलग से कहीं नोट कर लेना, अभी तो हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, और प्लीज इन दोनों को प्रश्न बनाना और कॉपी में इसका आंसर प्रॉपर्ली लिख के भेजना मुझे। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन अगली समीकरण। तो कैनी-जारो हो गया, एल्डोल संघनन हो गया। अब हम एल्डोल संघनन के जैसा ही एक और रिएक्शन देखते हैं, बेंजोइन संघनन, वो भी बिल्कुल एल्डोल संघनन के ही जैसा है। देखते हैं क्या रिएक्शन होती है उसकी। तो आपकी अगली अभिक्रिया का नाम है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन में क्या होता है कि जब बेंजिल्डिहाइड के दो अणुओं को पोटेशियम साइनाइड के साथ में अभिकृत करते हैं, तो जैसे भी एल्डोल संघनन में हुआ था ना कि OH नीचे आ गया था, बस वैसे ही होता है, और जो नया यौगिक बनता है उसको हम बेंजोइन कहते हैं। देखो इसकी लैंग्वेज क्या होगी कि जब बेंजिल्डिहाइड के दो अणुओं को, बेंजिल्डिहाइड के दो अणुओं को पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिकृत करते हैं, KCN के साथ में गर्म करते हैं, अभिकृत करते हैं, तो बेंजोइन नाम का यौगिक बनता है। बस इतना सा इसका आंसर है। अब इसका समीकरण प्रॉपर्ली कैसे लिखेंगे हम, C6H5CHO पहला अणु है ना, उसको तो आप ऐसे ही लिखो C6H5COOH, ये तो हो गया एक बेंजिल्डिहाइड, दूसरे बेंजिल्डिहाइड में CHO को इधर कर दो और C6H5 को ऐसे कर दो। ठीक है, उल्टा कर दिया। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन कि इसको ऐसे लिखते हैं HCO, कोई फर्क नहीं पड़ता, CHO लिखो HCO लिखो, मैंने आपको पहले दिन बताया ना हम कैसे भी किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं। तो दोनों बेंजिल्डिहाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के साथ में अभिकृत करते हैं तो ये जो OH है ये आ जाता है यहाँ पर, है ना, तो क्या बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर H, नीचे OH, सामने CO और C6H5। देखो इसके अंदर भी कीटोन और अल्कोहल दोनों के अणु आपको नजर आ रहे हैं, और ये जो नया यौगिक बना है इसको हम नाम देते हैं बेंजोइन, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोइन। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजोइन संघनन कंप्लीट। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं। अगली अभिक्रिया है वैसे टार्ट अभिक्रिया, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना,
लेकिन ये अभिक्रिया मैं जानबूझ के इसे समझा रही हूँ क्योंकि इटार्ड अभिक्रिया की बिल्कुल अपोजिट होती है उसके अगली वाली अभिक्रिया। तो दोनों एक साथ देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। इटार्ड अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि हाइड्रोकार्बन द्वारा एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं ना, एल्डिहाइड के विरचन में अपन ये रिएक्शन पढ़ी थी। तब मैंने आपको रिएक्शन में बताया था कि जब टॉलुइन है ना, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि जब टॉलुइन CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसको हम कहते हैं टॉलुइन। तो जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो टॉलुइन ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। टॉलुइन ऑक्सीकृत होकर CHO में बदल जाता है प्लस इस क्रिया में H2O निकलता है। देखिए कैसे, देखो CH3 है ना, तो CH3 में से 2H हटा दो, 2H के साथ एक O, वो H2O निकल गया। 3H में से 2 हटा दो तो क्या बचेगा, एक ही H बचेगा ना, और उस एक H के साथ में एक O जोड़ दिया तो वो तो हो गया CHO, है ना। मतलब ये CH3 था और ये 2 O थे, ये तो हमने H2O निकाल दिया तो वो O इसके पास बच गया, इस तरह से, है ना। तो टॉलुइन को हमने किसमें परिवर्तित किया, हमने टॉलुइन से बनाया बेंजल्डिहाइड या बेंजेनल, है ना। अब जो अगली अभिक्रिया है 5वीं, उसका नाम है वोल्फ-किश्नर अपचयन। वोल्फ-किश्नर अपचयन बिल्कुल इस रिएक्शन का उल्टा होता है। इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनता है, जबकि वोल्फ-किश्नर अपचयन में बेंजल्डिहाइड से टॉलुइन को बनाया जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं इस क्रिया में कि बेंजल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं। याद रखना कि ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है। तो जब बेंजल्डिहाइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, हाइड्रोजीन NH2 कल हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिलामीन, फेनिल हाइड्रोजीन, इन सब की क्रियाएं। तो NH2 से और KOH की उपस्थिति में जब कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड तो बदल जाता है टॉलुइन में। कैसे बदलता है, देखो ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर आ जाता है CH3, है ना। देखो कैसे होगा, कम से कम हमको 4 हाइड्रोजन लेने होंगे, है ना। ऐसे हम 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो 4 हाइड्रोजन में से ये O को तो 2 हाइड्रोजन उठा के ले गए, ये H2O तो निकलता ही, देखो ऊपर भी H2O निकला ना, H2O तो निकला। अब बचे कितने H, ये दोनों H जो है वो इस H के साथ इंक्लूड हो जाएंगे तो वो टॉलुइन बन जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड या बेंजीनल से क्या बन गया, बेंजीनल से बन गया हमारा टॉलुइन। ठीक है, कितना इजी है। इटार्ड अभिक्रिया और वोल्फ-किश्नर अपचयन को ध्यान से देख लो। इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन से बेंजीनल बनाया, जबकि वोल्फ-किश्नर अपचयन से में बेंजीनल से हमने टॉलुइन को बनाकर बताया। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक और अपचयन वाली रिएक्शन है इसमें, अगली जो हमारी अभिक्रिया है वो हम देखते हैं वोल्फ-किश्नर अपचयन हुआ। अब क्लेमेंसन अपचयन मैं आपको बताती हूँ, सेम ऐसे ही होता है वो भी क्लेमेंसन अपचयन। उसमें भी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एल्डिहाइड जो होता है उससे ऐसी हाइड्रोकार्बन्स बनाए जाते हैं। तो कितने रिएक्शंस हो गए हमारी, एल्डोल, केनिजारो, बेंजोइन, इटार्ड वैसे पड़ी हुई है, एल्डोल, वोल्फ-किश्नर अपचयन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है अगली हमारी अभिक्रिया है जिसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन पता है क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन इन दोनों का अपचयन कराते हैं जिंक अमलगम की उपस्थिति में। तो एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन्स बनते हैं, मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस क्रिया में बनते हैं, है ना। तो हम इसको लिखेंगे कि जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया, ये देखो एल्डिहाइड से शुरू करते हैं CH3CHO, जब इस एल्डिहाइड का अपचयन में हमेशा उत्प्रेरक होता है जिंक अमलगम और HCl, है ना। तो एल्डिहाइड का अपचयन या कीटोन का अपचयन जब जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। देखो क्या होगा, O को निकालने के लिए 2H चाहिए और 2H यहाँ जुड़ने के लिए मतलब कम से कम 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो
CH3 बन जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा। पता है कैसे हुआ ये? यहाँ से एक ऑक्सीजन हटाया, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अगर आप एक ऑक्सीजन को हटाते हो तो आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो हमने 4 हाइड्रोजन लिए, 4 में से 2 इसको ले गए H2O को और 2 CH के पास आ गए, तो बन गया हमारा एथेन। ठीक है, ये वही रिएक्शन है सेम जैसा अपन ने यहाँ नहीं किया था कि एक ऑक्सीजन को ले जाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ने के लिए चाहिए, बिल्कुल वैसा ही। ऐसे ही सेम एसीटोन में क्या हो जाता है, CH3CO CH3। इसका भी जब हम अपचयन करा दें जिंक अमलगम की उपस्थिति में, है ना, और HCl की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा कि H2O तो निकल ही जाएगा, है ना। इस O के साथ में 2 H निकल जाएंगे और 2 H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, है ना। 2 हाइड्रोजन इसके कार्बन के पास में आ जाएंगे, तो ये क्या बन गया आपका, ये हमारा बन गया प्रोपेन, है ना। एथेन और प्रोपेन इस पूरी अभिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। आप अगर एल्डिहाइड और कीटोन में एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के अलावा और भी दूसरे एल्डिहाइड कीटोन लेते हो तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस तरह से कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये था क्लीमेंसन अपचयन। ऐसा ही एक और अपचयन होता है पिनेकॉल अपचयन। पिनेकॉल अपचयन, पिनेकॉल अपचयन में क्या होता है कि जब एसीटोन के 2 अणुओं की क्रिया मैग्नीशियम अमलगम के साथ में कराते हैं, एसीटोन के 2 अणुओं का अपचयन कराते हैं, क्योंकि अपचयन शब्द का मतलब क्या होता है, देखो ये भी अपचयन है, इसमें भी हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। तो पिनेकॉल अपचयन में जब 2 अब अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं पिनेकॉल अपचयन। पिनेकॉल अपचयन में क्या होता है कि 2 एसीटोन का अपचयन जब जिंक अमलगम के स्थान पर मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में कराते हैं तो एक नया यौगिक बनता है जिसको हम पिनेकॉल कहते हैं, है ना। देखिए कैसे होगा। अच्छा, 2 एसीटोन के अणु लेना है हमको, CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3, एसीटोन के 2 अणु। तो एसीटोन के 2 अणुओं में से जो पहला वाला अणु है इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, ऊपर CH3 हो गया एक एसीटोन, इधर भी घुमा सकते हैं, और दूसरा एसीटोन को भी हम ऐसे लिखते हैं, दूसरा एसीटोन को ऐसे लिखेंगे CO और दोनों तरफ CH3 और करा दो इसका अपचयन। और किसकी उपस्थिति में अपचयन होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में MgHg की उपस्थिति में अपचयन होगा। तो दोनों जो H है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और क्या बन जाएगा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, है ना, ऊपर CH3 नीचे डबल बॉन्ड है तो OH है, तो OH तो एक H आ गया तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना, और वो बॉन्ड कम होकर यहाँ लग जाएगा। फिर सामने C, ऊपर CH3, इधर CH3 और इधर भी O के पास एक H आ गया, मतलब ये जो यौगिक बना इसका नाम है पिनेकॉल। इसको हम कहते हैं पिनेकॉल अपचयन। और इस पिनेकॉल अपचयन में पिनेकॉल नाम का जो यौगिक बना इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखें। इसको बनाने की कोशिश वैसे आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं क्या IUPAC नाम। 1 2 3 4 कार्बन, ये दूसरा और तीसरा कार्बन, इसका नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल या 2,3 डाइमेथिल 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, या फिर इसका नाम ये भी हो सकता है ब्यूटेन, या फिर इसका नाम ये भी हो सकता है 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल, क्योंकि 2 और 3 पे ऑल ग्रुप भी अल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ये हुआ आपका पिनेकॉल अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन हो गया, पिनेकॉल अपचयन हो गया। उसके बाद में कितनी रिएक्शंस हो गई हमारी, 7 अभिक्रियाएं हो चुकी हैं। अगली और भी कुछ रिएक्शंस हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन अगर मैं आपको एक साथ एक ही दिन में पढ़ा दूंगी
बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आज टोटल हमने 7 और 7 क्या एक तरह से 6 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। इटार्ड तो हमारी पढ़ी हुई रिएक्शन है, तो ये हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। इसको वीडियो को देखकर प्रॉपर नोट्स बनाइए और मुझे सेंड कीजिए।